नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। कभी छत्तीसगढ़ का बस्तर अति नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता था। आलम ऐसा था कि दिन में वहां के थानों पर ताले लटके रहते थे। पुलिस वाले भी थानों का दरवाजा खोलने से पहले 100 बार सोचते थे, डरते थे। आलम ऐसा था। कहते हैं कि वहां पर सरकार के समानांतर एक दूसरी सरकार चलती थी और वो सरकार नक्सलियों की हुआ करती थी। आपको याद है ना कि दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवानों को किस तरह से बेरहमी से मारा गया था। वो 76 जवान जो शहीद हुए थे, उनका वो दर्द आज तक देश याद रख रहा है। लेकिन अब उसी बस्तर की पहचान बदल रही है। जो बस्तर कभी नक्सलवाद की वजह से बहुत बदनाम हुआ, जिस बस्तर की बदनामी नक्सलियों ने बंदूक की गोली और खून की होली से की थी, अब उसी बस्तर की पहचान बदलेगी। कैसे बदलेगी? वहां पर इतना बड़ा रोजगार का हब बनाने जा रही है विष्णुदेव साय सरकार कि अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में बस्तर एक नज़ीर पेश कर सकता है। क्या है पूरा मसौदा, क्या है, कैसे इसकी पूरी तैयारी की जा रही है, मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो आपको ज़्यादा डिटेल बताएंगे। पंकज, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि नक्सलवाद से भारत को आज़ादी मिलेगी, लेकिन अब गिने चुने ऐसे स्टेट, और उनमें भी उन स्टेट्स में भी कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स रह गए हैं, जिनमें करीब आप ये कह सकते हैं 10-12 डिस्ट्रिक्ट, पूरे भारत के जो 624-25 ज़िले हैं, उनमें से 10-12 ज़िले ही अब प्रभावित रह गए हैं। और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि बस्तर में कभी कोई रोजगार या कोई बड़ी फैक्ट्री या इस तरह से कोई बड़ा कारखाना लग पाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार ने इन सब को बदल दिया है। ये कैसे हो रहा है और क्यों अब कहा जा रहा है कि बस्तर एक हब बनने जा रहा है? एक बड़ी खबर पहले दे देता हूं कि अभी कल ही सी वोटर ने एक सर्वे किया है जी। उसके अनुसार विष्णुदेव साय पब्लिक के एक्सेप्टेंस के दृष्टिकोण से भारत के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपने अपने राज्य में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में लोगों से राय ली गई, तो 41.9% एक्सेप्टेंस रेट था विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में जहां हर 1000-2000 वोट से इधर उधर परसेप्शन चेंज करता है, वहां 41.9%, और वो भी फरवरी के मुकाबले बढ़ना। फरवरी में 39% था और इनका 41.9% हुआ है। तो जो सी वोटर सर्वे है वही बता रहा है कि विष्णुदेव साय अपने कामों की वजह से लोकप्रिय हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, ये 10 दिन से जापान के दौरे पर थे विष्णुदेव साय साहब, और आपने बस्तर से बात शुरू की तो मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्न टेक कॉर्पोरेशन। मॉडर्न टेक कॉर्पोरेशन ईवी चार्जिंग प्लांट लगा रही है। ईवी चार्जिंग प्लांट मतलब ऐसा नहीं कि ईवी जो गाड़ियां हैं वो चार्ज होंगी, नहीं, वो जो चार्जिंग वाला जो मशीन है ना, वो बस्तर में बनेगा। समझे कि वो जो ईवी के चार्जिंग वाला जो ये रहता है वो बस्तर में बनाए जाएंगे। इसके लिए एग्रीमेंट साइन हो गया है, और एक उस एग्रीमेंट में और सूरत बात है, जो जापान इस बात के लिए राजी है कि उसमें 40% रोजगार स्थानीय नौजवानों को मिलेगा। स्थानीय युवक हो, युवतियां हो। जिस छत्तीसगढ़ में सही तरीके की रोड तक नहीं हुआ करती, जिस छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा यह थी कि शाम 6 बजे के बाद बस बंद हो जाती थी। अगर आपको रायपुर से बस्तर जाना है तो नहीं जा सकते थे कि अगले दिन सुबह इंतजार कीजिए। उस बस्तर में आज जापान ईवी चार्जिंग प्लांट लगा रहा है। यह अपने आप में बड़े बदलाव का संकेत है, और वहां के लोकल लोगों को नौकरी दे रहा है। इसी तरह कई तरह के एग्रीमेंट हुए थे। छत्तीसगढ़ को आमतौर पे दिल्ली की मीडिया, या जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, वो एक आदिवासी पिछड़े राज्य की तरह दिखाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है, खास करके रमन सिंह के कार्यकाल में विकास हुआ, रायपुर, न्यू रायपुर, भिलाई, इस तरह कोरबा वगैरह इस तरह के इलाके में। लेकिन विष्णुदेव साय चूंकि खुद बस्तर इलाके से आते हैं, जसपुर के पास से ही आते हैं, तो इन्होंने अपने इलाके पे फोकस किया। तो जो सबसे पिछड़ा इलाका था छत्तीसगढ़ का,
वो डेवलप होना शुरू किया। और केंद्र की मदद सिर्फ ये मिली कि ने पहचान की थी कि इस देश में 100 सबसे पिछड़े जिले कौन कौन से हैं, और उन पिछड़े जिलों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैसे पंप कर दिए कि इसको तो विकसित करना ही। वो मतलब टारगेट लेकर वहां देखिए, वहां कुपोषण किसी को ना हो, वहां के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, इस सब को लेकर यह किया था। तो एक तो इनको वहां से मिल गया कि 100 सबसे पिछड़े जिले में जो अलग से फंड मिला वो, और ऊपर खुद क्योंकि अपने खुद पिछड़े जिले के ये हैं जहां से ये चुनकर आते हैं, वो घोट ट्राइबल इलाका है। ये सब मिलके एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि जो छत्तीसगढ़ के जो पीछे जिन इलाकों को पिछड़ा माना जाता था, आज वो धूमकेतु की तरह चमक रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं इलाकों में आ रहा है। सिर्फ तो शहरों में इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी आ जाता है। बड़ी मुश्किल यह है कि बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त नहीं हुआ है, तो वहां पर इतनी बड़ी जब फैक्ट्रियां आएंगी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि सेमीकंडक्टर की कई कंपनियां आने वाली हैं, वो वहां लगने वाला है बस्तर में। मतलब बस्तर तो पूरा सवर ही जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये? देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि नक्सलवाद, तो मैं परसों की एक खबर बता रहा हूं जो कि बस्तर से आई है। वहां एक नारा चल रहा है लोगों में, मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता, जो बैंक के जो खाते होते हैं ना, उसके लिए जो मतलब कि जो जिन परिवारों के मर्द नक्सली थे, उन परिवारों ने जो जनधन खाता खुलवाया है, अभी जो ले ऑफ है वहां पे, ये अगस्त 28 से ये शुरू हुआ था कार्यक्रम मेरा खाता भाग्य विधाता। सबसे ज्यादा पैसे जहां पे मिले हैं अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, तो वहां के महिलाओं को मिले, उनके बैंक खातों में सबसे ज्यादा पैसे आए। और इसलिए वहां की महिलाएं जिनके बाल बच्चे नक्सली थे, अब वो नारे लगा रही हैं कि मेरा खाता भाग्य विधाता। ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज है। और आप कह रहे नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मुझे देखिए, छिटपुट कुछ हो जाए तो हो जाए, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आज बस्तर के इलाके से नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा, जो मेरे पास जानकारी है मैं चाहता हूं वो दर्शकों को बता दूं। पहले जो 2024 से 30 तक आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और अंतरिक्ष, इन क्षेत्रों में एक बड़े निवेश के अवसर पैदा करेगा कौन? छत्तीसगढ़। और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा? तो बस्तर का होगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़, हमें पंकज जी नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जो माइंस और मिनरल से भरपूर है। बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ माइंस और मिनरल से भरपूर है, लेकिन दो तरीके हैं उसके। एक तो वहां से मिनरल्स आप निकाल कर लेके चले जाएं और वहां के लोगों को छोड़ दें गरीब मरने के लिए, एक अप्रोच वो है। दूसरा अप्रोच ये है कि माइंस मिनरल्स हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट हमारे यहां ही करो। दोनों अप्रोच में फर्क है ना। एक तो मिनरल्स निकाल के मुंबई ले जाना, दिल्ली ले जाना, कहीं ले जाना, और दूसरा अप्रोच ये है कि मेरे यहां मिनरल्स है, हमारे यहां ही प्लांट लगाओ ताकि हमारे लोगों को ही रोजगार मिले। ये फर्क है। आपको पता होगा क्योंकि आपने झारखंड में काम किया है, टाटा ने एक फैक्ट्री डाली, टाटा से किसी को प्रॉब्लम नहीं। झारखंड में प्रॉब्लम उन लोगों से था जो कि सारंडा के मिनरल्स निकालकर दूसरे राज्य ले जाते थे। आओ ना, हमारे यहाँ ही नौकरी दो ना, यही निकालो, आखिर हम भी तो भारत के ही हिस्से हैं। ऐसा थोड़ी है कि मारुति प्लांट, जयराम रमेश वहां क्या करने जाते थे ये सबको पता है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सारंडा एक्शन प्लान के नाम पे क्या हुआ वो सब किसी को पता है। उनका झारखंड दौरा हर मतलब दूसरे हफ्ते लगता था, और झारखंड में उनका जो उनकी लोकेशन जो होती थी वो सारंडा ही होती थी। अब लोगों ने सवाल पूछा कि भाई, सारंडा को तो आप नक्सली इलाका कहते हैं और आपके मंत्री आकर सारंडा में ही कैंप किए हुए रहते हैं, तो इसका जवाब कभी रहा नहीं, मतलब पहले की सरकारों के पास। खैर, हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं, खैर उस छत्तीसगढ़ में एक बार और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हाँ। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी का जो जापान दौरा हुआ, कब हुआ? नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से ठीक पहले मोदी जी वहां पहुंचते हैं, उसी दिन वहां से वो टेक ऑफ करते हैं। ये क्या था पता है? ये कहते हैं कि इसको पहले से जो काम करके तैयार रखना, बैक ऑफिस टीम ने पहले से ये काम करके तैयार रखा था। और जो भी इन्होंने एग्रीमेंट किया था वहां पे, जब प्रधानमंत्री मोदी फाइलों का एक्सचेंज कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आज जापान के साथ हमारा $40 बिलियन का व्यापार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब
जो आने वाले वक्त में है, हम सेमीकंडक्टर्स, ईवी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जापान के साथ व्यापार करने जा रहे हैं। उसी ईवी का नाम ले रहे थे जिस ईवी का एग्रीमेंट करके विष्णुदेव साय आए थे यहां पे। तो एक जो होता है ना कि प्रधानमंत्री के टीम के रूप में काम करना, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि मोदी जी अगर देश के लीडर हैं तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी टीम है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है उनकी टीम है, जो ब्यूरोक्रेसी हो वो सब उनकी टीम है। जब टीम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है ना, तब देश का प्रोग्रेस होता है। अच्छा, इसी वजह से अच्छे समय पे गए आए तो उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, और उनकी ये जो पॉलिसी थी उसने बड़ा कमाल किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी अब छत्तीसगढ़ पहले से अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में ये मत भूलिए कि भिलाई, जसपुर जैसे इलाके हैं वहाँ पर, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, माइंस और मिनरल्स के बड़े बड़े कारखाने वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। उसकी जीडीपी भी, जीएसडीपी भी बहुत अच्छी है, अच्छे कंडीशन में, लेकिन नक्सलियों की वजह से उसके विकास को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। मतलब उसके विकास को इस तरह से पूरे भारत के लेवल पर दिखने का मौका नहीं मिला, और इसी वजह से छत्तीसगढ़ अभी तक लोगों को लगता है कि बहुत पिछड़ा रह गया है। जी, पॉलिसी की आपने बात की अनुपम, इसलिए मुझे याद आ गया, सॉरी। पॉलिसी दो तरह से बनती है, एक इसी छत्तीसगढ़ में शराब पॉलिसी बनी थी, और एक इसी छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन KITA, जापान एक्सपोर्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, जापान का, कोरिया का, ये सब आके आज छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इससे पहले वाली पॉलिसी में क्या वो शराब वाले में। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। खैर दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है? छत्तीसगढ़ ये जो बदल रहा है, ये जो बदलाव महसूस कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।